व्हाट मैन हैव डन आई कैन डू इट। जो किसी व्यक्ति ने किया है वह मैं भी कर सकता हूं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों और बच्चों, आपके अपने ही YouTube चैनल में जोरदार स्वागत है। आपकी बहुप्रतीक्षित वीडियो के साथ मैं आज हाजिर हूं। तुम लोगों की ही मांग पे कि सर एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो हमारे इस बोर्ड के परीक्षा में कुछ अंक और बढ़वाने में सहायक हो। माना कि थोड़ी देर हुई, लेकिन वो कहावत हमें याद आ रही है कि देर आयत दुरुस्त आयत। देखो, जितना भी आपने मेहनत किया है, परिश्रम किया है अपनी पढ़ाई लिखाई में, मैं 5 से 10 मिनट जो बातें कहूंगा, अगर उसे गौर से तुम सुनोगे तो जो तुम्हारी मेहनत है उसमें हर पेपर में 7 से 8 अंक जरूर बढ़ जाएंगे। यह मेरा दावा तो नहीं है, लेकिन अमिट विश्वास है कि अगर जो चीजें मैं अभी बताऊंगा, अगर उसका कार्यान्वयन कॉपी पे होगा तो हर पेपर में 7 से 8 अंक जरूर बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं। ये हेडिंग दिखाई दे रही होगी, कुछ एक महत्वपूर्ण बातें। देखो, एक स्तर पे सब लोग समान हो जाते हैं, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कैसे करता है वही थोड़ा सा अंतर हो जाता है, और वह विजेता हो जाता है और सामने वाला पराजित हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि कुछ ही पेपर बचे हैं, आप विजेता बनो। सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा कि बड़े प्रश्नों को 3 भागों में बांटो। जो बड़े प्रकृति के प्रश्न हैं, यानी जिसमें आपको 2 से 3 पेज लिखना हो, उसकी स्ट्रेटजी की मैं बात करूंगा कि उसमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। बहुत से लड़के एन के जैसे आया आगे पीछे लिख देते हैं, परिणाम यह होता है कि उन्हें औसत नंबर मिलता है। लेकिन एक्सीलेंट नंबर मिलने के लिए मैं ये रणनीति बताता हूं कि जो बड़े प्रश्न हैं उसे 3 भागों में बांटो। पहले भाग में शुरुआत इतनी धमाकेदार होनी चाहिए कि परीक्षक को, एग्जामिनर को आगे पढ़ने के लिए विवश होना पड़े। शुरुआत लक्ष्यदार होनी चाहिए, धमाकेदार होनी चाहिए कि परीक्षक आगे पढ़ने के लिए विवश हो। और बीच वाले भाग में उसे प्रश्न से संबंधित तमाम तरह के तथ्य और जानकारियां मिले। उसे यह न लगे कि अभ्यर्थी केवल शब्दों का वाकजाल बोल रहा है। बीच वाले भाग में पर्याप्त तथ्य के साथ जब तीसरा भाग अंत वाला आएगा तो अंत ऐसा लिखिए कि पहले भाग और दूसरे भाग को समाहित करते हुए सारी बातें रख दी जाएं, ताकि परीक्षक को यह लगे कि मैं जो खोज रहा था मुझे इसने सब कुछ दे दिया है। एक बात और बताऊंगा, लगे हाथ, एग्जामिनर परीक्षक प्रश्न के अंत में निर्णय करता है कि अभ्यर्थी को कितने अंक दिए जाने चाहिए। इसलिए फिर से दोहराता हूं, निष्कर्ष निचोड़ वाला हो, सारगर्भित हो, यह लगे कि पहले भाग और दूसरे भाग के समावेश के साथ इसने सारी बातें कह दी हैं जो प्रश्न में मांग की गई है। सही। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे, समय का प्रबंधन, मैनेजमेंट करो। देखो, प्रबंधन ऐसी चीज है
कि अगर आप एक अच्छा मैनेजर नहीं बन सकते तो फैक्ट्री नहीं चलने वाली है, लेबर भाग जाएंगे, छोटे छोटे कर्मचारी अधीनस्थ अधिकारी भी भाग जाएंगे। इसलिए वह मैनेजर की भूमिका आपके इस परीक्षा में बहुत मायने रखती है। जैसे आप कक्ष में 15 मिनट पहले रिपोर्ट करें, एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट पहले रिपोर्ट करें। पूछो क्यों? कुछ लड़के जो औसत बुद्धि के होते हैं, जिन्हें हम नासमझ भी कह सकते हैं, वह देर से जाते हैं, बालोल ऐसे ऐसे करते हैं। यह गलत तरीका है, इससे बचा जाना चाहिए। पहले जाइए और अपने कॉपी पर जितना भी आपको रेखा खींचनी है, आगे पीछे नीचे ऊपर सब खींच करके बिल्कुल दुरुस्त रहिए। जैसे ही आपको पेपर मिलता है, इसके बाद आप अपना कार्यक्रम तुरंत शुरू कर दीजिए। देखिए, कहने के तो वहां यह कहा जाता है कि 15 मिनट पढ़ने के लिए होंगे, लेकिन यह बातें समझ से परे हैं। पढ़ना, उत्तर देना साथ साथ लगा है, एक बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, माध्यमिक शिक्षा परिषद का आप धन्यवाद करो कि तुम्हें 15 मिनट और उसने दिया, लेकिन समय प्रबंधन इस कदर का हो कि पेपर मिलने के पहले वाले 15 मिनट का आप प्रयोग करें और पेपर मिलते ही आप इतना बढ़िया अपना कार्यक्रम स्टार्ट करें कि ठीक 15 मिनट पहले वह कार्यक्रम बंद भी हो जाए। बंद करने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो 15 मिनट लास्ट के आप बचाएंगे, उस 15 मिनट में अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। यह बात बता दें, बहुत महत्वपूर्ण और सारगर्भित है कि जो एग्जामिनर होता है, परीक्षक होता है, आप बहुत अच्छी चीज लिखते हो, लेकिन कभी कभार उसका उस पर ध्यान नहीं जाता है। ये आपका दुर्भाग्य कहें, विडंबना कहें, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर रेखांकित रहेगा तो उसका ध्यान अवश्य में हो जाएगा और आप जितने अंक के हकदार हैं, उतना अंक जरूर मिलेगा। रही बात, तीसरी बात, आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र डायग्राम बनाएं। देखिए, बहुतेरे विद्यार्थी कहते हैं कि ज्यादा डायग्राम बनाने से नुकसान होगा। ऐसे लोगों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं और तुम भी इत्तेफाक नहीं रखोगे। डायग्राम यह बतलाता है कि आपको प्रश्न की विषय वस्तु की बहुत अच्छी समझ है। आप जो भी चीजें प्रदर्शित करना है, सांकेतिक भाषा में प्रदर्शित करने के माहिर हैं। इसलिए परीक्षक हमेशा डायग्राम को प्रश्रय देते हैं और ऐसे अभ्यर्थी हमेशा लाभ की स्थिति में रहते हैं। इसलिए आप डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम कई प्रकार से बन सकते हैं, यहां तक कि जो विस्तृत प्रश्न है, निबंधात्मक किस्म के हैं, उसमें भी डायग्राम बना सकते हैं। जैसे आप किसी चीज का उतार चढ़ाव जो भी समझा रहे हो, तो उसको आप भिन्न भिन्न वर्षों में प्रदर्शित कर सकते हैं। उससे परीक्षक को यह लगेगा कि बच्चा टेक्निकल है, रचनात्मक है। ऐसे सीधे साधे में परंपरागत माना जाता है। तुम लोग जानते हो, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हर जगह क्रिएटिविटी का दौर है। क्रिएटिविटी जिसके अंदर नहीं है, वह इस आपाधापी में, इस मुख्य धारा से छिटक जाएगा। इसलिए आवश्यकता अनुसार डायग्राम जरूर बनाएं। अगली बात है बहुविकल्पी प्रश्नों में एक सीरीज। गौर करना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जो भी आते हैं 5, 7, 8, 10 जो भी हो, प्रश्न वाइज अलग अलग होते हैं, उसमें हर विद्यार्थी सनद रखे कि जैसे आपको उसमें से 4 सवाल नहीं आ रहे हैं, 4 सवाल आ रहे हैं, तो यह नहीं कि चारों में जो मन किया वो कूट कर दिया। यह गलत तरीका होता है। सही तरीका यह है कि जो 4 नहीं आ रहे हैं, उसमें एक सीरीज
एक सीरीज कूट की जाए ताकि उसमें से एक दो प्रश्न सही हो जाएं। ऐसे मनमानी ढंग से कूट करने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लगे हाथ यह भी बता दें कि जो प्रश्न आपको बहुविकल्पी में न आवे उसमें सी सीरीज को कूट करें। यह देखा गया है कि सी सीरीज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सी सीरीज को प्रश्रय देना चाहिए। देखो, अगर बाई द वे कभी ऐसा ना होता है तो यह मत घोषणा कि सर ने बता दिया था, लेकिन जो मैक्सिमम संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो सी पे ज्यादा है, इसलिए सी के साथ साथ एक सीरीज कूट करेंगे आप, ताकि यहां भी आपको कुछ अंक का फायदा मिल जाए। जो आपकी मेहनत है उसके सरप्लस कुछ अंक बोनस में मिल जाए। अगली लाइन है संक्षिप्त एवं प्रभावशाली लेखन। देखो, सारी बातों का ये लबोलुआब है। जैसे भागवत गीता में एक्शन इज द ड्यूटी, रिवार्ड इज द नॉट कंसर्न। यह लबोलुआब है गीता का कि कर्म में अधिकार है, कर्म फल में आपका अधिकार नहीं है। उसकी चिंता आप मत करिए, आप कर्म की चिंता करिए। उसी तरह से यह जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, यह जो वीडियो है, यह जो ब्लैक बोर्ड है, एक बात और कहूंगा कि इसको अपने मोबाइल से एक बार इसका फोटो खींच लेना, ताकि आपको बार बार समझने में आसानी होगी। तो इसका लबोलुआब यह है कि संक्षिप्त एवं प्रभावशाली लेखन। देखो, अभी तुम छोटे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने हो, जब बड़ी परीक्षाएं दोगे, सिविल सर्विसेज की, आईएएस की, पीसीएस की, बीपीएससी की, आरएएस की, तो उसके नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि परीक्षक सटीक और मारक लेखन को प्रश्रय देंगे, सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। तो जो भी लेखन आपका होता है वहां पे संक्षिप्तता होनी चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए, पृष्ठ पेषण नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों का कोई तकिया कलाम होता है, जैसे कि मतलब कि, जैसा कि हम देखेंगे, तो ऐसे शब्दों से बिल्कुल बचा जाना चाहिए। जो कुछ भी लिखें सारगर्भित लिखें, संक्षिप्त लिखें, ताकि वह प्रभावशाली दिखे। जितने भी परीक्षक हैं वह संक्षिप्त और प्रभावशाली लेखन की मांग करते हैं, और ये चीजें जब उनके पेन पे आएंगी तो यह मेरा 200% विश्वास है कि वह आपको औरों से अलग बनाएगा, औरों से ज्यादा नंबर देगा। यह बात सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है। चलते हैं आगे। ये तो सावधानियां रही, लेकिन मैं यह बतलाऊंगा अब आप लोगों को कि किन बातों के कारण अभ्यर्थी को कम नंबर मिलता है। यह तो करेंगे कि आपकी जो मेहनत है उस पर सरप्लस हो जाए, लेकिन यह जो छठा बिंदु है, इसमें अपने आप को टटोलेंगे कि आप कहां हैं, किस स्थिति में हैं, बहुत नीचे हैं कि औसत हैं कि दुरुस्त हैं। इसको भी सुधारेंगे तो आपके स्कोर में इजाफा होगा। ध्यान देना, शब्दों का अभाव। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनके पास वोकैबुलरी शब्दों का अभाव होता है, एक ही बार बात लिखते हैं। वही अभी हमने कहा कि उनका तकिया कलाम हो जाता है, तो परीक्षक यह जान जाता है कि यह विद्यार्थी कमजोर है, एवरेज है। बार बार एक ही शब्द जब आएंगे, उसी को परिष्कृत भाषा में पृष्ठ पेषण कहा जाता है, तो इस चीज से बचना होगा। शब्दों का जब आपके पास अभाव नहीं होगा तो ये चीजें नहीं होंगी। हर जगह अलग अलग टर्म आएंगे, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग शब्द डालेंगे, तो विविधता बनी रहेगी, मोनोटोनी नहीं आएगी। दूसरा है तथ्यों की कमी, यानी कि जानकारी की कमी। विद्यार्थी जैसे यह जान गए कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए, इसके अलावा उन्हें गांधी जी के बारे में कुछ मालूम नहीं है।
कि गांधी जी का दर्शन क्या था, गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में अवदान क्या था, गांधी जी ने किन किन परिस्थितियों में संघर्ष किया, गांधी जी की जो मूल फिलॉसफी है उसका मुख्य रहस्य और कॉन्सेप्ट क्या है। तो बार बार जब वही 2 अक्टूबर 1859 आएगा तो इसी को कहते हैं कि तथ्यों की कमी है, जानकारी का अभाव है। तो आप अपनी जानकारी को प्रचुर रखें, संपन्न बनाएं, ताकि प्रश्नों में यह कमी न बने। तीसरा है बार बार उत्तर में दोहराओ। देखिए इन दोनों के कारण यह तीसरी कंडीशन आती है, जब आपके पास शब्दों की कमी रहेगी, तथ्यों की कमी रहेगी, तो बार बार वही चीजें आएंगी। 4 पेज एग्जामिनर ने पहले जो चीज पढ़ा 4 पेज बाद फिर मिलता है तो हंसता है, ये कुछ जान नहीं रहा है, ये बरगला रहा है, शब्दों का बागजार बुन रहा है। तो ऐसी स्थिति से आपको बचना है। दूसरी बात, विश्लेषण क्षमता की कमी। किसी भी प्रश्न में आप विश्लेषण करें, तुलनात्मक लिखें। जैसे सपोज करिए आपको आइंस्टीन के बारे में लिखना है, तो आइंस्टीन के बारे में लिखना है तो सीवी रमन से कुछ तुलना करिए। महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिखना है तो आप बाल गंगाधर से तुलना करिए, जो और बड़े स्तर के उनके समकक्ष उनसे तुलना करिए। तो इसे विश्लेषणात्मक कहते हैं। यह दर्शाता है कि विषय पे आपकी प्रभावशाली पकड़ है, आप उच्च कोटि के विद्यार्थी हैं, स्कॉलर हैं, तो परीक्षक आपको अंक देने के लिए अभिशप्त होगा, बाध्य होगा। अगली है प्रभावपूर्ण निष्कर्ष की कमी। देखो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं उन्हें सब मालूम है, तथ्यों की न कमी है न शब्दों का अभाव है, लेकिन प्रभावपूर्ण निष्कर्ष नहीं लिख पाते। जो हमने पहली बार में कहा कि 3 भागों में बांटें और अंत वाला ऐसा लिखें कि पहले भाग दूसरे भाग को समाहित करते हुए अभ्यर्थी ने, छात्र ने, छात्रा ने वह सारी चीजें निष्कर्ष में डाल दी हैं जो इस प्रश्न के लिए समुचित और उपयुक्त थी। तो यह सनद रहे कि जो आपका निष्कर्ष है, देखिए यहां तक मैं कहूंगा कि जो छोटे प्रकृति के प्रश्न हैं उसमें भी परीक्षक प्रभावपूर्ण निष्कर्ष की अपेक्षा रखता है आपसे। अगर प्रभावपूर्ण निष्कर्ष नहीं आएगा तो वो यह मान लेता है कि आपने कहीं एन केन लिखा है, दाएं बाएं झांका है, चाहे रटने वाली बात है, रचनात्मकता का अभाव है। इसलिए जो आपका निष्कर्ष हो वह प्रभावपूर्ण हो, ताकि परीक्षक को यह लगे कि विद्यार्थी ने सब कुछ डाल दिया है जो इसके उत्तर में समाहित होना चाहिए। इन बातों का गौर करके, इन चीजों को शामिल करके, इनको समृद्ध करके, तो अब मैं चलते चलते फिर से कहूंगा कि इसका कार्यान्वयन करें और इसको समृद्ध करें और आप जिला नहीं इस मंडल में अपनी रैंक ले आवें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।